हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्कैनएफ फंक्शन के बारे में एंड प्रिंटएफ फंक्शन के बारे में। लास्ट हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सी का प्रोग्राम दिखता किस तरीके का है और हमने उसे एक रफ लुक भी दिया था। हमने समझा था उस प्रोग्राम के बारे में और हमने वहाँ पर भी देखा था कि हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ रही थी या हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी थी और उस कैलकुलेशन की रिज़ल्ट को हमें डिस्प्ले करवाना पड़ रहा था। तो जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है हम वहाँ पर यूज़ करते हैं किसका, स्कैनएफ फंक्शन का। और जब भी हमें आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करना होता है हम यूज़ करते हैं किसका, प्रिंटएफ फंक्शन का। तो एक एक करके इन दोनों फंक्शन को समझते हैं। जब भी आपको प्रोग्रामिंग करते टाइम पर रन टाइम पर यूज़र से किसी भी तरह की वैल्यू इनपुट करवानी होगी, आप वो करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। तो इट इज़ अ फंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र थ्रू कीबोर्ड एट रन टाइम। तो रन टाइम पर अगर आपको यूज़र से किसी भी तरह की वैल्यू इनपुट करानी है थ्रू कीबोर्ड, आप वो करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ। अब ये करवाएंगे कैसे, वो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर लिखेंगे स्कैनएफ, सिंटेक्स इसी तरह से है इसका, हम लिखेंगे स्कैनएफ, देन डबल कोड स्टार्ट करेंगे, डबल कोड क्लोज करेंगे और इस डबल कोड के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हमारे पास कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक बार वो वीडियो आप लोग देख लें। नेक्स्ट उसके बाद कॉमा देने के बाद हम एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे कि जो भी वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट में ली है वो वैल्यू कहाँ पर जाकर स्टोर हो। तो देखें, हम लिखेंगे स्कैनएफ और उसके बाद डबल कोट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेकिन अब पहला सवाल यहाँ उठता है, कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करेंगे और किस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर, आई मीन कौन से टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर हम स्पेसिफाई करेंगे। तो सिंपल सा आंसर है, आपको जितनी वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करोगे। इट मींस अगर मुझे यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवानी है तो मैं कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा, एक। अगर मुझे दो वैल्यू इनपुट करवानी है तो मैं कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा, दो। अगर मुझे तीन वैल्यू इनपुट करवानी है तो मैं कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा, 3। अब दूसरा सवाल, कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा। तो आंसर सिंपल है, जिस भी तरह की वैल्यू इनपुट करानी है उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इंट टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है तो %d, अगर दो इंटीजर वैल्यू इनपुट करवानी है तो 2 टाइम्स %d, अगर एक इंटीजर, एक रियल और एक कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करानी है तो एक बार %d, एक बार रियल और एक बार कैरेक्टर। आई मीन एक फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका, इंटीजर का, एक रियल का और एक कैरेक्टर का। क्या ऑर्डर मैटर करता है? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर मैटर करेगा। जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उसी ऑर्डर में वो वैल्यूज को क्या करवाएगा, इनपुट। यानी अगर मैंने इस ऑर्डर में लिखा है तो वो पहले इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करवाएगा, फिर रियल टाइप की वैल्यू इनपुट करवाएगा और फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इनपुट करवाएगा। तो आप ऑर्डर वही दें जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम यूजर से वैल्यू इनपुट करवाए। तो देखें, हमने लिखा स्कैनएफ और डबल कोट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेट्स से पहला एग्जांपल देखते हैं, हमें एक ही वैल्यू इनपुट करानी है तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा। देन कॉमा देने के बाद हम स्पेसिफाई करेंगे कि वो कहां पर जाकर स्टोर हो। तो मैंने यहां पर लिख दिया $x। x मतलब x एक वेरिएबल है जहां पर मैं चाहता हूं मेरी वैल्यू जाकर स्टोर हो। ऑब्वियस सी बात है कि ये वेरिएबल हमने पहले ही क्रिएट करके रखा होगा। अगेन हम पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कैसे हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पहले से ही क्रिएट करके रखा होगा। सिंपल इंट स्पेस x मैंने लिखा होगा जिससे ये वेरिएबल क्रिएट हो गया होगा। और उसके बाद मैंने बोला यूजर से जो भी वैल्यू मिले वो कहां पर जाकर स्टोर हो जाए, x के अंदर, लेकिन m% के साथ लिखेंगे। m% यहां पर रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ x मतलब x मेमोरी का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर ले जाकर ये इंटीजर वैल्यू क्या कर दो, स्टोर कर दो, जो हमें अभी यूजर से मिली है। इसी तरह से अगर दो वैल्यू इनपुट करवानी है, इंटीजर टाइप की करवानी है तो 2 टाइम्स %d लिख दिया।
पहली वैल्यू जो भी मिली है x नाम की मेमोरी वाले एड्रेस पर स्टोर कर दो, दूसरी वैल्यू जो भी मिली है वो y नाम की मेमोरी वाले एड्रेस पर स्टोर कर दो। ये ध्यान रहे कि यहां पर हमने दोनों वेरिएबल के बीच में कॉमा से क्या करा है, सेपरेशन किया हुआ है। तो जितने वेरिएबल्स आप यहां स्पेसिफाई करोगे वो सब कॉमा से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। लेकिन यहां पर हम कॉमा या इस तरह के स्पेसेस कुछ भी यहां पर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। यहां तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे जिस ऑर्डर में और जितने वैल्यूज हमें इनपुट में चाहिए। जैसे कि अगर 3 वैल्यू चाहिए तो %d, %f, %c। पहली वैल्यू जाकर किसके अंदर स्टोर हो जाए, x के अंदर, दूसरी वैल्यू कहां जाकर स्टोर हो जाए, y के अंदर, और तीसरी वैल्यू कहां जाकर स्टोर हो जाए, z के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, ये x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये y एक रियल टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तभी उसके अंदर हम रियल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। और ये z एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तभी उसके अंदर हम क्या करा पा रहे हैं, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इनपुट करवा पा रहे हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल से भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रिंटफ फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लें। तो प्रिंटफ फंक्शन, उसका अपोजिट, अगर मुझे आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट या किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है या आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो हम यूज करते हैं किसका, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो इट इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन आउटपुट स्क्रीन, दैट इज मॉनिटर। आई मीन जब भी आपको आउटपुट स्क्रीन यानी मॉनिटर पर कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, हम किसका यूज करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। सिंटैक्स सिंपल सा है, हम प्रिंटफ लिखेंगे, डबल कोट स्टार्ट करेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, और इन डबल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिख देंगे वो चीज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी, कहां पर, आउटपुट स्क्रीन पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा प्रिंटफ और डबल कोट के अंदर क्या लिख दिया, कोडिंग की पाठशाला। तो आउटपुट स्क्रीन पर भी क्या डिस्प्ले हो जाएगा, कोडिंग की पाठशाला। हम चाहें तो किसी वेरिएबल की वैल्यू भी क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिस्प्ले कराते हैं, ये डायरेक्ट हम कंपाइलर पर ही देखते हैं कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ हम अपने कंपाइलर पर आ गए हैं। सबसे पहले तो हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा वीडियो नंबर 11 है, तो क्लास 11 नाम से मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ .c एक्सटेंशन के साथ। ओके, ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। जल्दी से यहाँ पर हम एक छोटा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं, #include stdio.h void main। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ इस लाइन का मतलब हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं हम ये सारी चीज़ों का मतलब डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों का इंटेंशन है अभी यहाँ पर स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन को समझना। तो मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ। लेट्स से मैं एक मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, x नाम की मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू इनपुट कराऊं, तो मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। स्कैनफ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है और एक करानी है, तो 1 टाइम %d लिखा। जो भी वैल्यू यूज़र से मिले वो एड्रेस ऑफ x पे जाकर स्टोर हो, तो m%x लिखा। और बस मैं इतना ही करवाना चाहता हूँ। तो मैं Ctrl+S की हेल्प से इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसको रन करके। तो सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं। जीसीसी कंपाइलर को कॉल किया और बोला कि क्लास 11 नाम की फाइल को कंपाइल करो। .c एक्सटेंशन है उसका, इसने कंपाइल कर दी। और a.exe कंपाइल करने के बाद उसने क्या करा होगा, a.exe नाम की फाइल के अंदर कंपाइल कोड को स्टोर किया होगा और अब मैंने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। हर बार हमारा जो कोड होता है वो a.exe के अंदर स्टोर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम चाहें तो दूसरे नाम से भी एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करवा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इसने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन पे डाल दिया है, लेकिन यहाँ मुझे अब कुछ भी दिख नहीं रहा है। और एक्चुअल में वो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसे 2 काम करने के लिए बोले थे।
पहला काम एक मेमोरी क्रिएट करो x नाम की, और दूसरा काम एक यूज़र से इंटीजर टाइप की वैल्यू लो और x नाम की मेमोरी में स्टोर करो। अब जब तक मैं इंटीजर वैल्यू इनपुट में नहीं दूंगा वो x के अंदर स्टोर कर नहीं पाएगा, तो वो अभी फ़िलहाल इस लाइन पर अटका हुआ है। लेकिन वो मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ शो करवाया ही नहीं। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करवाना चाहिए था कि मुझे कोई एक इंटीजर वैल्यू एंटर करानी है या कुछ भी, ताकि यहाँ पर मुझे पता चले कि मेरा कंप्यूटर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फिलहाल क्योंकि हमने ही बनाया तो हमें पता है कि वो मुझसे एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेट से मैंने 45 वो नंबर एंटर कर दिया, और जैसे ही 45 नंबर एंटर किया उसने उस वैल्यू को लिया और एक्स नाम की मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया, और उसके बाद वो टर्मिनेट भी हो गया है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब वो सिर्फ यूज़र से इनपुट ना ले, आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज भी डिस्प्ले करे। तो आउटपुट स्क्रीन पर अगर मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? प्रिंटफ की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोट के अंदर एंटर एनी नंबर। तो जो भी मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और मैं चाहता हूँ नंबर यूज़र से लेने के बाद फिर से एक मैसेज डिस्प्ले करे, और वो मैसेज होगा वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। ओके, इवन मेमोरी x लिख देता हूँ। कौन सी मेमोरी में स्टोर हुआ? x नाम की मेमोरी में। मेरी मर्जी, जो चाहे मैं डबल कोट के अंदर जो भी लिखूंगा वो चीज़ एज इट इज डिस्प्ले होगी। तो वापस से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ। वापस से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो जीसीसी कंपाइलर से मैंने इसको कंपाइल किया और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए इस बार वो मुझसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, और उसके बाद उसने जो भी मैंने प्रिंटफ में लिखा था उसने वो चीज़ एज इट इज़ डिस्प्ले करी, एंटर एनी नंबर। और उसके बाद वो इस लाइन पर आकर अटक गया, क्योंकि अब वो वेट कर रहा है मुझसे एक इनपुट मिलने का। मैंने इनपुट लिया 45 और उसके बाद उसने डिस्प्ले किया वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी x। तो उसने ये मैसेज भी डिस्प्ले किया, यानी मेरी वैल्यू x नाम की मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर x के अंदर वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी x। मैं चाहता हूँ कि वो क्या करे, इस x मेमोरी में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको डिस्प्ले करे, ये मैसेज ना लिखे, स्टोर्ड वैल्यू को डिस्प्ले करे। तो कैसे करवाऊँ? क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी x की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्टोर्ड वैल्यू इज, और वो वैल्यू कहाँ पर रखी हुई है? x के अंदर। क्या इस तरह से लिख देने से वो मेरी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा? करके देखते हैं। मैंने इसे सेव किया, सॉरी मैंने इसे सेव किया एंड कंपाइलर को कॉल किया, जीसीसी क्लास 11 को कंपाइल करो, और उसके बाद मैंने बोला a.exe को एग्जीक्यूट करो, एंटर एनी नंबर, और मैंने नंबर दिया लेट से इस बार कुछ भी 12। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आउटपुट में क्या देगा, स्टोर्ड वैल्यू इज़ x की वैल्यू, लेकिन उसने डिस्प्ले कर दिया स्टोर्ड वैल्यू इज़ इक्वल टू x। तो क्या मैं यहाँ पर x डिस्प्ले करवाना चाहता था? नहीं, मैं x की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता था। तो अगर मुझे यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो मैं उसे डबल कोट के अंदर नहीं लिख सकता, क्योंकि डबल कोट के अंदर तो जो कुछ भी लिखूंगा वो चीज़ एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन हम क्या लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले हो स्टोर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू को कहाँ कैसे प्रिंट करते हैं, %d से। तो मैं चाहता हूँ इतना टेक्स्ट डिस्प्ले हो, स्टोर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू, और ये इंटीजर वैल्यू आएगी कहाँ से, कॉमा देकर उस मेमोरी का नाम लिखेंगे जहाँ से वो इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, पिक करेगा। तो मैं चाहता हूँ इतना मैसेज प्रिंट करे और ये इंटीजर वैल्यू को कहाँ से उठाए, x नाम की मेमोरी से। तो इसे मैं सेव कर रहा हूँ और वापस से कंपाइल कर रहा हूँ और वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखें एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर दिया 44 और इस बार उसने डिस्प्ले किया स्टोर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 44।
यानी x में क्या स्टोर हुआ था, 44 स्टोर हुआ था, और वही उसने यहाँ पर क्या भी करा, डिस्प्ले भी कर दिया है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर मुझे कभी भी आउटपुट स्क्रीन पर किसी मेमोरी की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो उसका नाम डबल कोट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वेरिएबल का नाम मैंने डबल कोट के अंदर लिखा तो वो चीज़ एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो तो वहाँ पर उस वैल्यू का टाइप स्पेसिफाई करूँगा जहाँ पर भी मैं वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और फिर जब मेरा मैसेज खत्म हो जाएगा, डबल कोट क्लोज हो जाएगा, कॉमा देकर उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जहाँ से उसे वैल्यू को क्या करना है, पिक करना है। लेकिन ये ध्यान रहे, जब हम स्टोर करा रहे थे तो एम्परसेंड का साइन दे रहे थे कि एड्रेस ऑफ एक्स में क्या करे, स्टोर करे। लेकिन डिस्प्ले करवाते टाइम पर यानी प्रिंटएफ स्टेटमेंट में हम इस तरह का साइन नहीं देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, अधिकतर लोग लिखने में ये गलती करते हैं। अगर मैंने यहाँ एम्परसेंड का साइन लगा दिया तो उसका एक अलग मतलब होगा। अगर मैंने एम्परसेंड का साइन लगा दिया तो वो x की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, x मेमोरी का जो रैम में एड्रेस होगा वो डिस्प्ले करेगा। अभी शायद ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आगे चलकर हम पॉइंटर पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें समझेंगे भी। तो फिलहाल ये ध्यान रहे कि सिंटेक्स में डिस्प्ले कराते टाइम पर एम्परसेंड का साइन हम नहीं देंगे। ओके, तो अगर मान लो मैं कुछ ऐसा ही डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास एक और वैल्यू है y नाम से, और मैं चाहता हूँ कि यूज़र से इस बार एक नहीं 2 वैल्यू इनपुट कराएं, तो 2 बार %d लिखूँगा, और पहली x के अंदर और दूसरी कहाँ पर जाए, $y के अंदर जाए, आई मीन एड्रेस ऑफ y के अंदर जाए। और मैं चाहता हूँ एक मैसेज डिस्प्ले हो आउटपुट स्क्रीन पर, फर्स्ट वैल्यू इज दिस एंड सेकेंड वैल्यू जो भी मैंने दी होगी। तो मैं किस तरह से लिखूंगा, प्रिंट करो फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू। तो पहले मैं अपना पूरा मैसेज कंप्लीट करूंगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही डबल कोट क्लोज करके मेमोरी का नाम लिखूंगा। मैं चाहता हूँ अब ये मैसेज कंटिन्यू रहे, एंड सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू अगेन एक इंटीजर वैल्यू। मैं इंटीजर वैल्यू लिख रहा हूँ, आई मीन आप कैरेक्टर या रियल किसी भी तरह की वैल्यू जैसा चाहें वो डिस्प्ले कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर कैरेक्टर या रियल नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर डबल कोट क्लोज करूंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर लिखी हुई पहली वैल्यू वो कहाँ से उठाएगा, एक्स वेरिएबल से, कॉमा दूसरी वैल्यू वो कहाँ से उठाएगा, यहाँ पर लिखी हुई दूसरी वैल्यू वो कहाँ से उठाएगा, y नाम की मेमोरी से उठाएगा। ओके ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसको कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और मैंने कंपाइल किया और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एंटर एनी नंबर, ये मैसेज मैंने एडिट नहीं किया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था एंटर एनी 2 नंबर। तो क्योंकि इस बार मैं 2 वैल्यूज़ ले रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे, आप अपने हिसाब से मैसेज को एडिट कर देंगे। तो मैंने इसे पहला नंबर दिया, लेट्स से 89, लेकिन अभी भी ये मेरे से दूसरे नंबर की एक्सपेक्टेशंस रखता है। मैंने दूसरा नंबर दिया 45, तो उसने आउटपुट में मैसेज दे दिया फर्स्ट वैल्यू इज़ 89 एंड सेकेंड वैल्यू इज़ 45। तो हम आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, हम यूज़र से वैल्यू कैसे इनपुट करवा सकते हैं, आई थिंक ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैसेज आए फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू पहला नंबर डिस्प्ले करे और उसके बाद सेकेंड लाइन पर एक मैसेज डिस्प्ले करे सेकेंड वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस, जो भी है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ इसको। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, फर्स्ट वैल्यू इज दिस एंड ऐसे सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओके, तो मैं 2 लाइन पर ये 2 मैसेज चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। तो देखें पहली वैल्यू x में से उठाएगा और दूसरी वैल्यू से कहाँ से उठानी थी, y से। तो वो प्रिंट करे फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू जो x से आएगी, सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू जो कहाँ से आएगी, y से आएगी।
मैं इसे सेव कर रहा हूँ, वापस से इसे कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे जाया और मैंने इसे कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद अब वो मैं एग्जीक्यूशन पे दे रहा हूँ और वो मुझसे नंबर मांग रहा है। मैंने फिर इसे एडिट नहीं किया, एक्चुअल में यहाँ लिखना चाहिए था एंटर एनी 2 नंबर। फिलहाल मैं पहला नंबर दे रहा हूँ 45, दूसरा नंबर दिया 74, कुछ भी मन से दिया और उसने डिस्प्ले कर दिया फर्स्ट वैल्यू इज़ 45, वहाँ से डिस्प्ले कर दिया सेकेंड वैल्यू इज़ 74। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये दो डिफरेंट लाइन पर मैसेज देगा, लेकिन उसने एक ही लाइन पर ये दोनों मैसेज डिस्प्ले कर दिए। अब ये कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स का। अब ये एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं उस पर हम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है कि प्रिंट किस तरीके से करते हैं। अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो कैसे करा सकते हैं, अगर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है और उसके साथ वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो किस तरीके से करा सकते हैं। एक बार यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, इंटीजर टाइप की है, तो बस मैंने %d लिखा डबल कोट के अंदर और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, x वेरिएबल को कॉल कर दिया। क्योंकि x डबल कोट के अंदर लिख दूंगा तो वो आउटपुट स्क्रीन पर भी क्या डिस्प्ले कर देगा, x, जबकि मुझे यहाँ एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी। रियल वैल्यू के लिए f 2 वैल्यू चाहिए तो 2 टाइम्स मैंने x फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया इंटीजर टाइप का और रियल टाइप का। वैल्यू कहाँ से उठाएगा, x y से। टेक्स्ट के साथ अगर चाहिए तो सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू और ये इंटीजर वैल्यू कहाँ से उठाएगा, x में से। अगर मैसेज में बीच बीच में वैल्यूज चाहिए तो सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू एंड डिफरेंस इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू। पहली वैल्यू उठाए x में से, दूसरी वैल्यू उठाए a में से। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुझे कर्सर को न्यू लाइन पर लेकर आना है तो कैसे लेकर आएँ, और वो हम लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्केप कैरेक्टर। तो अब ये एस्केप कैरेक्टर्स क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं वो समझते हैं। तो ये देखिए, अगर मुझे न्यू लाइन पर आना है तो मुझे कौन सा एस्केप कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, \n। एक्चुअल में इसे एस्केप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनके हमने मतलब स्पेसिफाई किए हुए हैं। डबल कोड में तो हम जो भी लिख देंगे वो चीज़ एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन अगर ये कैरेक्टर्स मैं \, के साथ लिखता हूँ तो फिर वो डिस्प्ले नहीं होती, एक कमांड बन जाता है और वो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे जो भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। मतलब समझें ऐसे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैं इसको वापस से वैसा बना रहा हूँ जैसा ये पहले था। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर एंड सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू दिस इंटीजर। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कर्सर क्या हो, न्यू लाइन पर आए। न्यू लाइन में लाने के लिए हम क्या लिखते हैं, n का यूज़ करते हैं। तो n मतलब कर्सर को कहाँ पर ले आए, न्यू लाइन पर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर n एज इट इज़ लिख दिया तो वो क्या करेगा, n को एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा, जबकि मैं चाहता हूँ वो n को डिस्प्ले ना करे, इसे एज अ कमांड एग्जीक्यूट करे। तो मैं इसे किसके साथ लिखता हूँ, \, के साथ। तो \n एक कमांड बन जाता है, ये दोनों मिलकर एक ही कैरेक्टर बन जाते हैं। और ये कमांड का मतलब क्या है, कर्सर को क्या कर दो, न्यू लाइन पर। \, इसके आगे आने वाले कैरेक्टर को क्या कर देता है, एस्केप कर देता है। आई मीन वो प्रिंट नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखें, अब अगर मैं \n के साथ इस कमांड को एग्जीक्यूट, इस printf फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूं तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू और फिर प्रिंट करेगा सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू। तो देखें, मैंने इसे सेव किया, नीचे गया और कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया। तो देखें वो मुझसे नंबर मांग रहा है, मैंने नंबर दिया 45, 74 कुछ भी। तो प्रिंट किया उसने फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 45। फिर \n ने क्या करा, कर्सर को न्यू लाइन पर लेकर आया और क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस मैंने दी हुई थी तो उसने वो स्पेस भी प्रिंट करा और सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 74 प्रिंट किया। अगर मैं स्पेस हटा दूंगा तो वो एक ही लाइन पर प्रिंट करेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, जैसे कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया तो एंटर एनी नंबर 45, 54 और उसने 45 और 54 दो अलग अलग लाइन पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी
कि एस्केप कैरेक्टर क्या करते हैं, अगर मैं उन्हें डबल कोट के अंदर लिखता हूं तो वो एज इट इज प्रिंट नहीं होते, वो एग्जीक्यूट होते हैं और हर एक एस्केप कैरेक्टर का अपना एक मतलब है। तो देखें और भी एस्केप कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मुझे सिंगल कोट प्रिंट करना है, सिंगल कोट प्रिंट करना है तो बैकस्लैश के बाद क्या कर दूंगा, ये सिंगल कोट लगा दूंगा। अगर डबल कोट प्रिंट करना है, अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ डबल कोट लिख दूंगा तो वो समझेगा कि मेरा मैसेज यहाँ पर ही क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो अगर मुझे मैसेज में ही क्या करना है, डबल कोट प्रिंट करना है, तो मैं बैकस्लैश के साथ क्या लगा दूंगा, डबल कोट। तो वो फिर इसको क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट करेगा। आई मीन ये बैकस्लैश क्या करेगा, एस्केप, यानी वो इसको ये नहीं मानेगा कि यहाँ पर मैसेज टर्मिनेट हुआ है, डबल कोट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं एक बार। कंपाइल किया और इसके बाद एग्जीक्यूट किया, वो 2 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं हर बार उसे चेंज करना भूल रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू इज 68 और उसके बाद उसने डबल कोट को एज इट इज क्या करा, प्रिंट किया। अगर ये बैकस्लैश नहीं लगाता तो वो ये समझता कि ये मैसेज जो मैं यहाँ टर्मिनेट करने वाला था वो यहाँ पर ही क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो इसलिए बैकस्लैश हमने लगाया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। और इसी तरह से और भी एस्केप कैरेक्टर हैं हमारे पास। अब ये आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें टैब की देनी है, लगभग 7-8 कैरेक्टर की स्पेस जनरेट करनी है तो बैकस्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्टिकल टैब देना है तो बैकस्लैश वी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई साउंड क्रिएट करना है, बेल टाइप साउंड अगर हम चाहते हैं कि आ जाए किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में, तो बैकस्लैश ए का यूज़ करते हैं। अगर हमें बैकस्लैश को ही प्रिंट कराना है तो बैकस्लैश के बाद एक और बैकस्लैश लगा देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है, अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप खुद से भी एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंटएफ फंक्शन क्या होता है, हमने डिस्कस किया अगर सिंपल सा कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हम किस तरीके से टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो डबल कोट के अंदर वो वेरिएबल का नाम ना लिखकर उसका टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर हम स्पेसिफाई करते हैं और फिर डबल कोट के बाहर हम क्या लिखते हैं, उस वेरिएबल का नाम, ताकि वो वैल्यू हम क्या करवा सकें, डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर सिंगल वैल्यू करानी है, जिस भी टाइप की करानी है करा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू इस तरह से करा सकते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट और उसके साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट करवानी है तो हम इस तरीके से करा सकते हैं कि हमने पहले वो टेक्स्ट लिख दिया और फिर जहाँ पर भी वो वैल्यू प्रिंट करानी है, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, वहाँ पर उस वेरिएबल के नाम की जगह हमने क्या लिख दिया, उस वेरिएबल का टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया और फिर डबल कोट क्लोज होने पर हमने नेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया कि वो वैल्यू वो कहाँ से पिक करेगा। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो किसी भी टेक्स्ट और वैल्यू को एक साथ क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें कर्सर को न्यू लाइन में लाना है या स्पेस चाहिए या इनमें से कोई चीज़ चाहिए तो हम एस्केप कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और इनमें से ये सारी चीज़ों का यूज़ जनरली नहीं होता है। जो जनरली एस्केप कैरेक्टर का यूज़ होता है वो है न्यू लाइन कमांड और टैब कमांड का यूज़ होता है, बेल साउंड का यूज़ होता है। अगर आपको कोई मैसेज कोड करवाना है तो डबल कोट का यूज़ होता है। तो जनरली यही कुछ ऐसे एस्केप कैरेक्टर हैं जो जनरली यूज़ होते हैं, बाकी सारे एस्केप कैरेक्टर जनरली यूज़ नहीं होते। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं कोडिंग की पाठशाला, कुछ इस तरह से, और आप यहाँ सर्च बार में लिखें कोडिंग की पाठशाला, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ प्लेलिस्ट पे जाएं और आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस भी मिल जाएं। और दोस्तों अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक या और कोई सोशल अकाउंट में शेयर करें जहाँ पर और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें।
तो चलिए आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।